हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से आप लोगों का इस क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन तात्पर्य विद्युत प्रेरण के बारे में स्टडी किया था। आज विद्युत प्रेरण क्या चीज़ थी ये मैंने आपको उस क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ था। इस क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि कोई हमारे पास पदार्थ है, ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम किस प्रकार चार्ज कर सकते हैं और चार्ज करने के क्या क्या मेथड होते हैं। पहले भी आपने एक मेथड पढ़ा हुआ है, रबिंग मीन्स रगड़ना। दो मटेरियल लीजिए, कोई भी दो मटेरियल लिए, आपस में उनको रब किया तो रब करने से एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और दूसरे मटेरियल पर इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाएगा। तो जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकल गया उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई और जिस मटेरियल पर आकर इलेक्ट्रॉन बैठ गया उस पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस बॉडी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस बॉडी। तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होती है इसका मतलब उस पर कमी आ गई। किसकी कमी आ गई? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई। और इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो इसका मतलब वो अब हमारे पास जो बॉडी मिली है हमको वो क्या हो गई? पॉजिटिवली चार्ज हो गई। पॉजिटिवली चार्ज मतलब उस पर कौन सा आवेश आ गया? धनावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए। और दूसरी वो वाली बॉडी जिससे आपने उसको रब्ट कराया था उस पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया, इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। ठीक है, तो अब उस बॉडी पर जो चार्ज बना है वो कैसा चार्ज है? तो आंसर है वो नेगेटिव चार्ज है। राइट, ओके। तो इस तरह से हमारे पास दो बॉडी रब करने पर क्या हो जाती है? चार्ज। अब इसमें एक बड़ी स्पेशल चीज़ है। स्पेशल चीज़ क्या है कि जो हमारे पास बॉडी है हम इनको चार्ज करना चाहते हैं और रबिंग मेथड से चार्ज करना चाहते हैं। तो हमने बोला कि ये दो बॉडी हैं, लो चार्ज हो जाओ। तो क्या ये चार्ज हो जाएंगे क्या? कोई मैजिक शो तो नहीं है। हमको क्या करना पड़ता है? हमको इनको पकड़ना पड़ेगा और इनके बीच में कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। अब हमने जैसे ही कांटेक्ट बनाया सबसे पहला काम क्या है? रबिंग प्रोसेस में कांटेक्ट बनाना। तो कांटेक्ट बनाया तो कांटेक्ट बनाने से इलेक्ट्रॉन, इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन के बीच कैप्चर हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पे पड़े। रिपल्सन है, चार्जेस के बीच रिपल्सन है, प्रतिकर्षण है, तो वो गड्ढे के बीच में भी आ सकते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन ने कांटेक्ट बना लिया। इस बॉडी के इलेक्ट्रॉनों ने इस बॉडी के इलेक्ट्रॉनों से कांटेक्ट बनाया। अब रबिंग प्रोसेस में क्या होता है? हम इसको इस तरह से रब करते हैं, इस तरह से। और जैसे ही रब करेंगे तो एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा तो इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन आ गया और इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर कौन सा चार्ज बना? नेगेटिव। और इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसके पास कौन सा चार्ज बना? पॉजिटिव। ठीक है, तो दिस बॉडी हैज बिकम पॉजिटिवली चार्ज, दिस बॉडी हैज बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरह से ये बॉडी हमने जो चार्ज की है, कौन सा मेथड अप्लाई किया? दिस इज रबिंग मेथड। ओके, अब हम अगले मेथड की ओर अग्रसर करते हैं। तो पहले तो देखिए चार्जिंग अ बॉडी को आवेशित करने के क्या मेथड है। उनमें से एक मेथड अभी मैंने आपको बताया, रबिंग। तो रबिंग में क्या चाहिए हमको? कांटेक्ट, बाय कांटेक्ट, संपर्क होना आवश्यक है। ठीक है, अब किसी भी बॉडी को चार्ज करने का एक दूसरा मेथड भी हम लोगों के पास होता है, जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन का मीनिंग क्या होता है? चालन। तो चालन विधि द्वारा भी हम आवेश को क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें आवेश चलकर जाएगा और बॉडी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। तो किस तरह से चार्ज होगी उसको जरा देखिए ये हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है, अनावेशित वस्तु है जिस पर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है। तो अभी ये बॉडी चार्ज नहीं है और हम इसको चार्ज करना चाहते हैं। तो चार्ज करने के लिए इसके पास मैं क्या करता हूँ? एक चार्ज बॉडी लेकर आता हूँ। चार्ज बॉडी मैं लेकर आता हूँ जो पहले से ही नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। अब ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी को मैंने अभी बताया कंडक्शन मेथड में क्या चाहिए? कांटेक्ट। तो मैंने इससे कांटेक्ट करा दिया। तो कांटेक्ट कराने से क्या होता है? ओके, फिर से ये जो चार्जेस के पास है और ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज होने के कारण के बीच में क्या हो रहा है? रिपल्सन, खूब रिपल्सन हो रहा है। अब ये रिपल्सन के कारण, रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण,
तो ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्शन के कारण इस बॉडी से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन नहीं निकल सकते क्योंकि रास्ता नहीं है। रास्ता कैसे नहीं है? अगर ये बॉडी से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहता है तो आसपास क्या है? एयर है, और एयर इंसुलेटर है, इंसुलेटर काम करती है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जब हमने इस चार्ज बॉडी का कांटेक्ट अनचार्ज बॉडी से कर दिया, इस आवेशित पदार्थ का संबंध हमने किससे कर दिया? अनावेशित पदार्थ से, तो अब इसको रास्ता मिल गया। अब रास्ता मिल गया, और चूंकि इनके बीच में इतना रिपल्शन का फोर्स है, उस रिपल्शन के कारण ये इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होना चाहेंगे, इस बॉडी से निकलकर इस बॉडी में ये इलेक्ट्रॉन आना चाहेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं। तो अब ये बॉडी क्या हो गई? चार्ज हो गई। मेथड कौन सा यूज किया? कंडक्शन। कंडक्शन में क्या रिक्वायरमेंट है? क्या सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वाई कॉन्टैक्ट। वाई कॉन्टैक्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना पहले से ही याद रखिए। वो फिनोमेना ये है कि इन चार्जेस के बीच में आपस में क्या है? रिपल्शन। और अगर इन चार्जेस के बीच में रिपल्सन नहीं होता तो क्या ये चार्जेस इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर होते? तो आंसर है नो, कभी ट्रांसफर नहीं होते। तो चार्जेस का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने का मेन रूल क्या है? रिपल्शन, रिपल्शन, अट्रैक्शन। तो याद रखिए पूरी इलेक्ट्रिसिटी इसी पर ही डिपेंडेंट है, रिपल्शन के फोर्स पर और अट्रैक्शन के फोर्स पर। जब तक ये फोर्सेस नहीं होंगे, जब तक चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। ओके, ठीक है। तो ये बॉडी अब क्या हो गई? चार्ज हो गई। ठीक है, अब कब तक इसमें चार्जेस जाएंगे? एक चार्ज गया, 2 गया, 3 गया, क्या सारे चार्ज इसमें चले जाएंगे? तो आंसर है नो, एक लिमिट है। वो लिमिट क्या है? जब एक इलेक्ट्रॉन आया तो ये आने वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, लेकिन यहां से फोर्स ज्यादा है तो ये इसका फोर्स कम पड़ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को और भेज देगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन अभी भी यहाँ पर फोर्स ज़्यादा है, तो ये और इलेक्ट्रॉन को भेज देगा, लेकिन ये अपोज कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है आने वाले इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जैसे जैसे इस बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा, उसके बाद क्या होगा? ये दोनों के फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, ओके। और एक चीज़ और सुन लीजिए, कंडक्शन मेथड में हमने बॉडी कैसी ली है? नेगेटिवली चार्ज बॉडी ली है। तो जिससे हमने कांटेक्ट बनाया है वो बॉडी कैसी चार्ज होगी? नेगेटिवली चार्ज होगी या पॉजिटिवली चार्ज होगी? तो अब आंसर क्या देंगे? नेगेटिवली चार्ज होगी। तो याद रखिए कंडक्शन मेथड से वही चार्ज ट्रांसफर होता है जो चार्ज का नेचर है। अगर नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल लिया है तो नेगेटिव चार्ज होगी, और पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल लिया है तो पॉजिटिव चार्ज होगी। ओके, ठीक। अब हम आते हैं अगले मेथड पर। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा इंडक्शन। इंडक्शन में क्या है? नो कांटेक्ट। तो नो कांटेक्ट मतलब इंडक्शन, कांटेक्ट मतलब कंडक्शन। तो इसको देखिए, कल हम लोगों ने इंडक्शन का फिनोमेना पढ़ा हुआ था। इंडक्शन के फिनोमेना से क्या होता है? जो हमारे पास अनचार्ज बॉडी होती है, और जब उसके पास कोई चार्ज बॉडी लाई जाती है, कोई अनावेशित वस्तु है, उसके पास कोई आवेशित वस्तु हम लाते हैं, तो क्या होता है? क्या एक्शन होता है? तो आंसर है वो आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु में एक पोलराइजेशन कर देती है। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। इस फिनोमेना का नाम हम लोगों ने क्या रखा था? इंडक्शन। और इस फिनोमेना में हमने कांटेक्ट नहीं कराया था, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इंडक्शन, नो कांटेक्ट, राइट। तो अब इसकी प्रोसेस देखिए किस तरह से हम इंडक्शन मेथड से हम किसी बॉडी को चार्ज करा पाएंगे। तो ये हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है, दिस इज अनचार्ज्ड बॉडी। ओके, अनचार्ज बॉडी का मतलब इस पर चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है का मतलब ये नहीं है कि चार्ज नहीं है, चार्ज है, लेकिन टोटल चार्ज कितना है? 0। लेकिन सॉरी, टोटल चार्ज है इसके पास, जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, लेकिन नेट चार्ज कितना है? 0। तो नेट चार्ज 0 होने के कारण हम इसको क्या बोल रहे हैं? अनचार्ज बॉडी। ओके, अब ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकंड स्टेप में हम काम क्या करने वाले हैं? काम हम ये करने वाले हैं कि इस अनचार्ज बॉडी के पास एक चार्ज बॉडी लेके आएंगे। दिस इज चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ओके, तो ये जब मैं चार्ज बॉडी इसके पास लेकर आता हूं तो इसके पास नेगेटिव चार्जेस है और इसके पास सभी प्रकार के
चार्जेस अवेलेबल हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो ये बॉडी क्या करती है, चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिव को, और नेगेटिव चार्जेस को क्या कर देती है, रिपेल कर देती है। तो इस प्रकार एक तरफ पॉजिटिव आ जाते हैं और एक तरफ नेगेटिव आ जाते हैं, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, तो इसको हमने नाम क्या दिया था, पोलराइजेशन। तो ये क्या हो गया, चार्जेस का ध्रुवण हो गया। ये कौन सा स्टेप है, सेकेंड स्टेप। अब इसी मेथड में हम थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इसको चार्ज करना चाहते हैं। तो चार्ज करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने क्या किया, इसका कनेक्शन कर दिया। देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ चुके हैं और इन चार्जेस के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्शन है और ये बाहर जाना चाहते हैं यहाँ से, लेकिन नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर क्या है, एयर है, और एयर का काम कर रही है इंसुलेटर का, जो इन चार्जेस को यहाँ जाना अलाउड नहीं करेगी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इनको रास्ता दे दिया, लेकिन रास्ता देंगे तो जाएंगे ना, क्यों, क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन है। पहले ही बता चुका हूँ, रिपल्शन के ही कारण चार्जेस ट्रांसफर होंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी। अब हमने इसको रास्ता दे दिया, एक तार लगाकर उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो अर्थ क्या करेगी, अर्थ इसके नेगेटिव चार्जेस को अपनी ओर खींच लेगी। तो अब ये नेगेटिव चार्ज इसमें से चला गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया। तो अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, अर्थ में चले गए। ठीक है, तो अब इस बॉडी के पास कौन से चार्जेस एक्सेस हो गए, तो आंसर है इसके पास पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो गए। तो इस स्थिति में ये बॉडी चार्ज मानी जाएगी। ओके, लेकिन हमको इस बॉडी को इंडिपेंडेंट चार्ज बॉडी बनाना है। अभी ये डिपेंडेंट है, अभी इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये इन दोनों से रिलेटिव है, जुड़ी हुई है, तो हमको इनको हटाना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि हम पहले किसको हटाएं, इसको हटाएं या इसको हटाएं, सोचकर बताइए। ओके, मैं बताता हूं आपको। देखिए, अगर आप पहले इस बॉडी को हटाएंगे, ठीक है, अर्थ का कनेक्शन नहीं कट किया है और आपने इस बॉडी को हटा दिया है, तो ये जो बॉन्ड चार्ज थे, बंधक आवेश थे, इनका बंधन टूट जाएगा। अगर इनका बंधन टूट गया तो ये किसको खींचना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को, और ये वायर अर्थ से कनेक्ट है तो ये अर्थ से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और अर्थ से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो ये दोबारा से वही स्टेट पर आ जाएगी जो पहले वाली स्टेज पर थी। इसलिए ये सावधानी आपको इस मेथड में रखनी है, पूर्ण रूप से प्रिकॉशन आपको रखनी है कि पहले आप इस बॉडी को ना हटाएं। ठीक है, क्योंकि इससे फायदा क्या है, ये चार्जेस बॉन्ड रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कट करेंगे। तो अर्थ का कनेक्शन हमने हटा दिया। अब अर्थ का कनेक्शन हमने हटा दिया तो ना इलेक्ट्रॉन आ सकता है ना जा सकता है। तो अब इसके पास कौन से चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस। अब हम इस बॉडी को हटा, तो अब इसका स्टेप जे आ गया, ये वाला स्टेप आ गया। अब यदि हम इसको हटा देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, तो अब ये बॉडी हमारे पास कैसी हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इंडक्शन मेथड से इसको चार्ज किया, वाई इंडक्शन मेथड। अब इसमें एक चीज़ देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग, वो ये चीज़ है कि हम बॉडी कैसी लेकर आए थे इसके पास, नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर आए थे, ऋणावेशित पदार्थ लेकर आए थे, और हमने दूसरी बॉडी को कैसा बनाया, नेगेटिव बनाया या पॉजिटिव बनाया, तो आंसर है पॉजिटिव बनाया। तो इंडक्शन मेथड से अपोजिट चार्ज क्रिएट होता है किसी अदर बॉडी पर। अगर आप नेगेटिव लेके आओगे तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव लेके आओगे तो नेगेटिव, बट कंडक्शन मेथड से सेम चार्ज। तो आप एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, मैंने कहा एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुई है नेगेटिव चार्ज बॉडी लाने पर, तो बताइए किस मेथड से चार्ज हुई है, तो आप आंसर क्या देंगे, इंडक्शन मेथड से। और मैंने अगर आपसे ये कहा कि एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हुई है नेगेटिव बॉडी लाने से, किस मेथड से चार्ज हुई है, तो आप आंसर क्या देंगे, कंडक्शन। राइट, ओके। अब इसके बाद इसको स्टडी करने के बाद अब हम चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टी को हम स्टडी करने जाएंगे। एनीवे, वैसे भी हम जितनी भी अभी तक हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक चार्ज की ही प्रॉपर्टी हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी चार्ज की ऐसी हैं जिनका नॉलेज हमको बहुत ज़रूरी है और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। उनको क्या कहते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वो देखिए वो क्या होती है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। हाँ जी, इधर देखिए, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
आवेशों के महत्वपूर्ण मूल गुण कौन कौन से होते हैं। पहला गुण देखिए एडिटिविटी। इसका एडिशन का क्या लॉ है कि चार्जेस को हम किस तरह से ऐड करते हैं। देखिए आप लोगों ने बहुत सारे मैथ के ऑपरेशंस पढ़े हुए हैं, डिफरेंट क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में। जैसे अर्थमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अर्थमेटिक्स में हम लोग किस तरह से एडिशन करते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको दिया +3 ओके, और मैंने आपको दिया -4, तो मैंने आपको बोला कितना हुआ इनका सम। तो अर्थमेटिक में आप केवल क्या देखोगे, नंबर देखोगे। 3 और 4 कितना होता है 7। जैसे एक आदमी 3 मीटर इस डायरेक्शन में गया ओके, और 4 मीटर इस डायरेक्शन में गया, तो उस आदमी ने कुल कितने कदम चले। तो आप क्या बोलोगे 7 कदम चले, क्योंकि हम इसमें किसको काउंट कर रहे हैं, डिजिट को काउंट कर रहे हैं। एक दूसरे तरह का भी मैथ होता है जिसको हम अलजेब्रा में यूज करते हैं। अलजेब्रा में किस तरह से यूज करते हैं, जैसे हमको दिया गया है -3 और हमको दिया गया है +4 और हमने कहा इसका एडिशन करिए, तो अलजेब्रा में आप इसको कैसे एडिशन करोगे, प्लस। तो अब आप जब इसको प्लस करने जाओगे तो देखिए प्लस करने जाओगे तो क्या होने वाला है, इसमें आपको साइन भी लेने पड़ेंगे। अगर ये नेगेटिव तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो आपने इसको ऐड किया, कितना हो गया 1 हो गया। और पिछली बार मैं आपको जब बता रहा था -3 हो +4 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल हमको किसको देखना है, डिजिट को देखना है। तो आपने इसका एडिशन किया तो कितना हो गया था 7 हो गया था। एक तीसरे तरह का भी मैथ हम करते हैं, इसमें 3 मीटर इधर गया 4 मीटर इधर गया, मैथमेटिक्स ऑपरेशन हमने अप्लाई किया तो ये वैल्यू कितनी आई 5। तो अब देखिए 3 और 4 7 भी होता है, 3 और 4 1 भी होता है, 3 और 4 5 भी होता है। तो हमारा जो चार्जेस है उसका एडिशन कौन सा है, तो आंसर है उसका सिंपली एडिशन है, वो भी कौन सा, अलजेब्रिक। याद रखिए तो हमारा जो चार्जेस का जो एडिटिविटी का रूल है वो कौन से मैथ से सॉल्व होगा, अलजेब्रिक। तो याद रखिए चार्जेस कैन बी एडिट बाय सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा के सिंपल रूल से क्या होंगे, एडिट होंगे ओके। अब इसमें चार्जेस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है चार्जेस की, राइट। इसका नाम क्या है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन का मतलब क्या है, किसी बॉडी पर आवेश की कुल मात्रा बताना कि आपने अगर इस किसी बॉडी को चार्ज किया है तो उस पर कितना चार्ज आया है। आप बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, तो आप इतने मेथड देखें, रबिंग मेथड से मैंने इसको चार्ज किया। तो चार्ज करने का मतलब ये होता है कि एक बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का होना, इलेक्ट्रॉन का आ जाना। देखिए चार्ज किसके पास होता है, तो आंसर है चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है। और अब आप एक जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक बेसिक पार्टिकल है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है। उस इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज के साथ साथ एक दूसरी प्रॉपर्टी भी होती है, आंसर है उसका द्रव्यमान, मास। तो जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जाएगा तो वो अपने साथ क्या लेकर जाएगा, मास भी लेकर जाएगा प्लस चार्ज भी लेकर जाएगा। जब तक इलेक्ट्रॉन स्वयं जाकर उस बॉडी पर नहीं बैठेगा तब तक वो बॉडी चार्ज नहीं मानी जाएगी। तो अब मैंने इस बॉडी को चार्ज किया तो इस पर इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया। इस स्थिति में इस बॉडी की मुझे क्वांटिटी बतानी है कि इस पर आवेश की कितनी मात्रा है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। इसको हम कैसे बताएंगे, अब देखिए जरा समझने की कोशिश करिए। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर बैठेगा, कितना चार्ज होता है, तो हम जानते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो जब अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पर आकर बैठ जाएगा तो इतना आवेश उसके पास आ जाएगा, इतना चार्ज उस बॉडी के पास आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6 पहले के कारण, 1.6 दूसरे के कारण, तो टोटल कितना हो गया 3.2 दोनों के कारण, राइट। तो इस तरह से उस बॉडी पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और उन 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 3.2। अब मैंने आपसे बोला कि इस बॉडी को 2.5 चार्ज दीजिए, तो क्या आप इस बॉडी को 2.5 चार्ज दे सकते हो, आंसर है नो। क्योंकि आप जब 1.6 एक इलेक्ट्रॉन इसको दोगे तो इस पर चार्ज कितना आ रहा है 1.6,
और आपको कितना चाहिए 2.5, तो आपने सोचा अभी चार्ज कम है तो एक और दे दो, लेकिन जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन देने जाते हो तो क्या ये चार्ज 2.5 बन रहा है या 3.2 बन रहा है, तो आंसर कितना बन रहा है 3.2। तो इसका मतलब ये है कि जब आप चार्ज दोगे तो चार्ज अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आप कट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन से चार्ज को हटा नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। जैसे मैंने आपको एक दीवार बनाने का ऑर्डर दिया, एक हमारे पास ब्रिक है, ईंट कितनी है 4 इंच की, ठीक है, तो 4 इंच की ईंट है, तो मैंने एक ईंट लगाई 4 इंच आ गया, दूसरी ईंट लगाई 8 इंच हो गया, तीसरी लगाई 12 इंच हो गया, चौथी लगाऊंगा 16 इंच हो गया। मैंने बोला 14 इंच की बनाइए, क्या आप बना सकते हो? हाँ, तोड़ना अलाउड नहीं है, तोड़ना अलाउड नहीं है, नहीं सोचो कि काट देंगे हम बीच में तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप 14 इंच की दीवार नहीं बना सकते। तो वैसा ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को आप तोड़ नहीं सकते, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो अपने साथ चार्ज लेकर ही जाएगा, और जितना उस पर चार्ज की क्वांटिटी है उतना ही चार्ज वो लेकर जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसमें जो चार्ज होता है वो कंटिन्यूअस चार्ज नहीं होता है, बल्कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है। कैसा होता है? पूर्ण गुणज होता है, इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। फिर से देखिए, ये एक बॉडी है, इस पर हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, चार्ज आ गया, वही चार्ज की क्वांटिटी है। 2 दिया तो फिर से एक इलेक्ट्रॉन हमने इसको दिया, उस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको हम नाम दे रहे हैं ई। जो इलेक्ट्रॉन आप बॉडी को देने वाले हो उसको हमने नाम क्या दिया है? ई। तो अगर मैंने इस बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके पास चार्ज कितना? 1e। 2 इलेक्ट्रॉन दिए 2e, 3 इलेक्ट्रॉन दिए 3e, n इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ne। तो अब इस बॉडी पर आवेश की कितनी मात्रा, इस बॉडी पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना, तो हमारा क्या कहला है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज को किससे इंडिकेट करेंगे? Q से। तो Q इक्वल टू Ne। तो ये क्वांटिटी ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला फॉर्मूला स्टडी किया, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, जो हमको चार्ज की क्वांटिटी बताता है कि किसी मटेरियल पे कितना चार्ज आया है, और वो चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है ना। n क्या इंटीजर नंबर है, 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है ना। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि इधर देखिए इधर देखिए, इस लेवल में देखिए, हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए, इस स्टेट में चार्ज कितना है? 0 चार्ज है, ठीक है, 0 चार्ज, यहां से लेकर यहां तक चार्ज कितना है? 0, ठीक है। अब हमने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को, तो अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो अब इसका चार्ज कितना इंक्रीज होगा? तो आंसर है जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना इंक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6, तो इसका लेवल कितना आ जाएगा? 1.6। तो ये किसका लेवल है? 1.6। या तो चार्ज 0 है या फिर इस पर चार्ज कितना है? 1.6। तो ये चार्ज कैसे बढ़ा? सीढ़ी में बढ़ा। कैसे बढ़ा? सीढ़ी में। फिर से देखिए, अब हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन और दिया, तो 1.6 प्लस 1.6 कितना हुआ? 3.2। तो अब ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, ये किसको बता रहा है? 3.2 को बता रहा है। तो या तो चार्ज 0 है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन के कारण कितना है? 3.2। तीसरा दिया तो कितना हो जाएगा? 4। तो ये किसका लेवल है? 4.6 का। तो इस तरह से चार्जेस जो बढ़ता है वो सीढ़ी के रूप में बढ़ता है, कंटिन्यूअस नहीं बढ़ता। दिस इज नॉट परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट, राइट, ठीक है। तो ये चार्ज इस तरह से इसमें सीढ़ी की तरह बढ़ता है, याद रखिए। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज नॉट अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी, वट इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज Q इक्वल टू Ne, राइट, ओके। कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल होगा, याद रखिए इन वर्ड पर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 दिया, 3 दिया, सबका E से अपन को मल्टीप्लाई करना, और E का तात्पर्य 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। E का सेंस ये होता है, ओके। थोड़ा पानी पी लेते हैं। ओके, चलिए
तो ये हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की दो प्रॉपर्टी स्टडी कर ली, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी स्टडी करने जा रहे हैं, इसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इसको हम हिंदी में बोलते हैं आवेश का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, पहले इसको सुनिए जरा। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? संभाल कर रखना। इस नेचर में जो भी पदार्थ बने हुए हैं या जो भी चीज बनी हुई है उसको नेचर ने स्वयं ही संभाल कर रखा हुआ है। आज तक इस दुनिया में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है, एक पर्टिकुलर एनर्जी है। जितनी एनर्जी है आज भी वही है, जितनी क्वांटिटी है आज भी वही है। ना क्वांटिटी बढ़ी है ना क्वांटिटी घटी है, ना एनर्जी बढ़ती है ना घटती है, एक फिक्स क्वांटिटी है। और नेचर इसको संभाल कर रखता है। नेचर संभाल कर रखता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंजर्व करना। क्या करना? कंजर्व करना, संरक्षित करना। इसलिए इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है? कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ, संरक्षण का नियम। बहुत सारे आपने संरक्षण के नियम पढ़े थे, क्लास 11th में भी आप लोगों ने पढ़े थे। संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण। इसी तरह से आज क्लास 12th में आप लोग एक नया कंजर्वेशन लॉ पढ़ने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, इसमें क्या होता है? तो देखिए इसके कुछ पॉइंट है जो जिसको मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला पॉइंट इसमें हमको ये बता रहा है, आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज। एक सिंगल इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफरेड। मतलब एक इस दुनिया में हम एक इलेक्ट्रॉन को ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतनी ही क्वांटिटी के बराबर नेगेटिव चार्ज है। तो इस नेचर का, इस विश्व का, इस यूनिवर्स का नेट चार्ज कितना? तो आंसर है शून्य। नेट चार्ज कितना? शून्य। ना ही एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना ही एक प्रोटॉन ज्यादा है, सेम क्वांटिटी में है। भले ही संख्या उनकी कितनी भी हो, लेकिन कैसी क्वांटिटी में? सेम क्वांटिटी में। इसलिए इस नेचर का टोटल चार्ज कितना, नेट चार्ज कितना है? 0 है। हम में तो इतनी भी क्षमता नहीं है कि हम एक इलेक्ट्रॉन बना सके, ना हम एक इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं ना हम जिसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब फिक्स है, राइट, फिक्स है। इसलिए इसका नाम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो पहला पॉइंट हमको ये बताता है कि ना हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना उसको क्रिएट कर सकते हैं, केवल उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास मोबाइल फोन है, राइट, अभी इसकी बैटरी फुल चार्ज है। फुल चार्ज है तो ये वर्क करता है। वर्क किस तरह से करता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करता है और रास्ते में जो भी इनपुट हम देते हैं उसको वर्क कराता है। वर्क कराने के बाद यहाँ इकट्ठा हो जाता है, जाता है, एक और गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया। इस तरह से सारे चार्जेस यहाँ से निकले, यहाँ खर्च हो गए। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज थे ये ज़्यादा एनर्जी वाले थे, ये कंप्रेस थे, दबे हुए थे। और मैंने आपको बताया है रिपल्शन के फोर्स के कारण ही ये मूव करते हैं। तो इनके बीच में रिपल्शन का फोर्स लगता है, हमने दिया इनपुट तो ये रिपल होके जाएंगे और वर्क करेंगे, यहाँ बैठ जाएंगे। तो अब इनकी एनर्जी क्या हो गई? कम। अब ये डिस्चार्ज हो गया, मान लीजिए इसको हमने अपने चार्जर में लगाया। चार्जर क्या करता है? कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को खींचता है और फिर उनको कंप्रेस करके हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को इसमें भेज देता है। तो इलेक्ट्रॉन इस मोबाइल से चार्जर में गया, चार्जर से फिर मोबाइल में आया, लेकिन दुनिया से गायब नहीं हुआ। जैसे आप कहते हो, और भी एग्जाम्पल है इसके, आपने दो बॉडी को रब किया, आपकी ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। आपने कहा इसके पास चार्ज आ गया, हमने चार्ज बना लिया। हमने चार्ज नहीं बनाया, चार्ज तो नेचर में पहले से ही था, केवल हमने इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालकर यहाँ खड़ा कर दिया। अब ये दो सिस्टम, एक सिस्टम है और इस सिस्टम में पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है? एक ये वाली ऑब्जेक्ट कर रही है और एक ये वाली ऑब्जेक्ट कर रही है। और इसी ऑब्जेक्ट के बीच में हमने एक्सपेरिमेंट करके इसके इलेक्ट्रॉनों को यहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो इस सिस्टम में अभी भी नेट चार्ज कितना माना जाएगा? 0 माना जाएगा। लेकिन हम कहते हैं ये बॉडी क्या हो गई? चार्ज हो गई। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। ये हमको पहला पॉइंट इसका बताता है। ठीक, अब इसमें एक नई चीज एक्चुअली क्या था, ये तो हमने थ्योरी बना ली, राइट, कंजर्वेशन का लॉ बन गया। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एटम बम की खोज हुई। और एटम बम की जब खोज हुई तो उसमें एक प्रॉब्लम आ गया इस लॉ में। उस प्रॉब्लम के बाद हम लोगों ने फिर सोचा कि इस लॉ को किस तरह से हम एक्सप्लेन करें। अच्छा, एटम बम से क्या होता है? तो आंसर है एटम बम्स के चलने से
जो मास का कंटेन है, मास है हमारे पास, एक क्वांटिटी है, मास की क्वांटिटी ऑफ मास है, वो डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, जब वो डिस्ट्रॉय होता है तो डिस्ट्रॉय होने का मतलब ये है कि आपने उस मास को इस दुनिया से मिटा दिया, इस दुनिया से ख़त्म कर दिया। अब वो इस दुनिया से मुक्त होकर जा चुका है। अगर वो जा चुका है तो क्या होगा? तो आंसर एनर्जी निकलेगी। कितनी एनर्जी निकलेगी? उसका आइंस्टाइन ने हमको फॉर्मूला दिया, इस तरह से फॉर्मूला दिया। देखिए, एम मास को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इस एम मास को आप जब डिस्ट्रॉय करते हैं तो इससे कितनी एनर्जी बनती है, तो उसने हमको बताया कि एम मास को डिस्ट्रॉय करने पर आप सी का स्क्वायर कर दीजिए। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसका भी स्क्वायर कर दोगे 16 टाइम, इतना इज इक्वल टू एनर्जी। दिस फॉर्मूला गिवन इट एनर्जी। तो जब आप एम मास को डिस्ट्रॉय करने जाओगे तो इतनी एनर्जी आपको मिलने वाली है। ठीक है भाई, तो ये हमारी प्रॉब्लम का विषय नहीं है, क्योंकि हमने एटम बम बनाए इसलिए ताकि हम दुनिया को तबाह कर सकें। एनर्जी बनेगी तो उस एनर्जी से हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। राइट, हमारी चिंता का विषय क्या है? हमारी चिंता का विषय ये है कि जब ये मास डिस्ट्रॉय होगा तो ये मास बना किससे है? एटम से। एटम किससे बना? इलेक्ट्रॉन से। और जब इस दुनिया से वो मास चला गया तो उसका कारण क्या है? एटम भी चला गया, वो इलेक्ट्रॉन टूट गया। और आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होगा, और ये क्लियर है, एटम बम में ये निश्चित रूप से होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होता ही होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं टूटेगा, तब तक एनर्जी बनने वाली नहीं है। तो एटम बम में हम रिएक्शन ऐसे कराते हैं कि इलेक्ट्रॉन टूटे। अगर इलेक्ट्रॉन टूट गया तो क्या होगा? उसके बाद दो चीजें, एक मास और दूसरा उसके साथ कौन है? चार्ज। तो इस दुनिया से एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया तो उसके साथ चार्ज भी खत्म हो गया। तो अब मुझे बताइए, एक इलेक्ट्रॉन के गायब हो जाने के कारण इस दुनिया में नेट चार्ज कितना हो गया? +1। इस विश्व का नेट चार्ज कितना हो गया? +1, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि कंजर्वेशन लॉ हमारा ये कहता है कि जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव है। तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो फिर इसका आंसर सोचा गया कि हम इस चीज़ को किस तरह से एक्सप्लेन करें। तो इसका आंसर इस तरह से सोचा गया, पहले तो हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, लेकिन अब कुछ टाइम बाद हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटीज़ और न्यूक्लियस की एक्टिविटीज़ हम देख सकते थे। तो हम लोगों ने एक पार्टिकल की डिस्कवरी की। पार्टिकल बनाया नहीं, वो तो पहले से ही नेचर में था, हमने ढूंढ लिया, हमने उसको डिस्कवर किया। हमने एक पार्टिकल ढूंढा जिसका नाम रखा गया पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो आंसर है, पॉजिट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक दो है। पहली कैरेक्टरिस्टिक, उसके पास चार्ज होता है, ठीक। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, उसके पास मास होता है। अगर मास होता तो कितना होता है? तो हमने आंसर दिया कि उसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। ठीक है, पॉजिट्रॉन पार्टिकल की खोज कर ली, सोच लिया, इसके पास चार्ज होता है, मास होता है, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। तो फिर ये है कहाँ इस दुनिया में? तो हम लोगों ने बताया, डिस्कवर किया, तो हम लोगों ने बताया कि ये जो पॉजिट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, नाभिक के अंदर। और ये स्टेबल नहीं रहता, आपस में रिएक्ट होता रहता है, कभी न्यूट्रॉन के साथ मिल जाता है, कभी प्रोटॉन के साथ मिलता रहता है। तो ये इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन ये होता है, ये कंफर्म है, ये होता है। तो अब देखिए, अब इससे हमने इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। किस तरह से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की? इस तरह से हमने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जब आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे टूट सकता है। तो देखिए, हम इस तरह से रिएक्शन कराते हैं। ये हमारे पास पॉजिट्रॉन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। दिस इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, दिस इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, अट्रैक्टेड। तो जैसे ये अट्रैक्ट करेंगे तो अट्रैक्ट करने से एक दूसरे के नजदीक आएंगे। तो जब कोई बॉडी अट्रैक्ट होती है और नजदीक आती है तो क्या होता है? उसमें एक्सीलरेशन बिल्डअप होता है। एक्सीलरेशन मतलब त्वरण बनता है, एक्सीलरेशन बिल्डअप होता है, और एक्सीलरेशन बिल्डअप होने के कारण उनकी स्पीड बढ़ जाती है। अब उनकी स्पीड बढ़ते 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 इतनी हाई स्पीड हो गई कि हेड कोलिजन हो गया। जैसे दो गाड़ियां आ रही हैं बहुत स्पीड में,
हाई स्पीड में गाड़ियां आ रही हो, एकदम से टकराती है तो उनका क्या होता है, परकच्चे उड़ जाते हैं। वैसे ही इसके साथ भी होता है, ये इलेक्ट्रॉन आया, ये पॉजिट्रॉन आया, आपस में टकराए, डिस्ट्रॉय हो गए, परकच्चे उड़ गए। अगर ये परकच्चे उड़ गए मतलब इनका मास समाप्त हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या होगा, फिर हम एक चीज देखते हैं, इनके कोलिजन के बाद हम एक चीज देखते हैं, इतना सारा हमको एनर्जी मिलता है इस तरह से, और वो ये चीज हमको मिल रही है इस तरह से, ये जो चीज मिल रही है इसको हम बोलते हैं वेव, तरंग है, रेडिएशन। तो ये जब मास डिस्ट्रॉय होता है तो वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, रेडिएशन में। तो हमारा मास काय में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। वो कौन बताता है, ये रिलेशन बताता है mc² = E। जब मास डिस्ट्रॉय होता है तो उसकी क्या बनती है, एनर्जी बनती है। इसको क्या बोलते हैं, मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है, तो एक चीज याद रखिए, कभी भी क्या बोल रहा था मैं, इलेक्ट्रॉन अकेला डिस्ट्रॉय नहीं होगा इस दुनिया से, साथ में कौन डिस्ट्रॉय होता है, पॉजिट्रॉन। ताकि इस दुनिया का, इस विश्व का नेट चार्ज कितना बना रहा है, 0 बना रहा है, नेट चार्ज 0। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय होना है तो साथ में एक पॉजिट्रॉन को भी होना पड़ेगा, अदरवाइज दोनों में किसी को नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब क्या इसके एग्जाम्पल है नेचर में, तो आंसर है यस, इसके एग्जाम्पल है। एक पहले एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। नेचर में एक ऐसी मटेरियल हमको मिलता है जिसको हम बोलते हैं यूरेनियम। ठीक है, ये प्रोसेस हमने नहीं की है, ये नेचर में ऑलरेडी होती ही रहती है। ये यूरेनियम है, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ठीक है, जिसमें 238 इसका नंबर होता है, ये चार्जेस का नंबर है, इसका पार्टिकल्स का नंबर है ये। ठीक है, ये क्या होता है, अपने आप डिस्ट्रॉय होता रहता है, टूटता रहता है। तो जब ये टूटता है तो ये दो पार्टिकल बनाता है, 2 एटम बनाता है, थोरियम और हीलियम। देखिए ये पार्टिकल के पास पहले कितने पार्टिकल थे, 238। जब ये थोरियम बना तो अब कितने हो गए, 234, 4 कहाँ गए, तो आंसर है 4 यहां पर है, जिसने क्या बना लिया, हीलियम बना लिया। तो पार्टिकल कितने, अभी भी 238 है, अभी भी 238 है, लेकिन बदल गया, एक का नाम थोरियम हो गया, एक का नाम क्या रख दिया, हीलियम रख दिया। ठीक है, ये तो पार्टिकल की बात हो गई, जितने पार्टिकल पहले थे दुनिया में अभी भी उतने ही है। अच्छा, चार्ज का क्या हुआ, इसके पास चार्ज कितना था, 94, इसके पास कितना है, 92, तो 2 कहां गए, तो 2 ये ले गया। तो चार्ज भी क्या है, स्टेबल है। तो ये एग्जांपल हमको ये बात बताता है कि नेचर में ये रिएक्शंस हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जितने पार्टिकल अभी भी हैं उतने दूसरे पार्टिकल भी हैं। मतलब एक पार्टिकल से जो पार्टिकल बने हैं वो दूसरे रूप में है, लेकिन इस दुनिया में है, इस दुनिया से गायब नहीं हुए। और जितना चार्ज उनके पास है वो टूटने के बाद भी है। ठीक है, ये तो इसकी बात हो गई। ठीक, अब ओके, द चार्जेस इन पेयर कैन बी क्रिएट और डिस्ट्रॉयड। मतलब चार्ज जो होता है वो पेयर में ही बनेगा और पेयर में ही क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब इसकी जो चीज मैं बता रहा था उसकी एक प्रोसेस सुनिए, उस प्रोसेस का नाम है एनहिलेशन। एनहिलेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एक दूसरे को खा जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसका हिंदी मीनिंग नहीं है, इसका इस तरह समझ लीजिए, आवेश का जोड़ी में नष्ट होना क्या कहलाता है, एनहिलेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा, तो आंसर इसमें पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन करता है। और उसके साथ किसको डिस्ट्रॉय होना है, पॉजिट्रॉन को डिस्ट्रॉय होना है, क्योंकि सेम मास सेम चार्ज बट नेचर अपोजिट। दोनों ने डिस्ट्रॉय हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया तो मास खत्म। अगर मास खत्म हो गया तो क्या बनेगी, एनर्जी, और वो एनर्जी गामा रेडिएशन के रूप में निकलती है, तो गामा रेस निकलती है। ठीक है, तो ये तो पार्टिकल के टूटने से एनर्जी बनी, रेडिएशन बना। क्या नेचर में ऐसी प्रोसेस भी होती है कि रेडिएशन पार्टिकल बना लें? हाँ, तो कुछ साल पहले ही, आज से 5-6 साल पहले ही ये एक्सपेरिमेंट करके देखे जा चुके हैं। उसमें हम लोगों ने ऐसा करके भी दिखाया है कि एनर्जी से हम लोगों ने पार्टिकल बनाया। देखिए, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक हैवी मेटल का यूज किया, प्लैटिनम हैवी मेटल। ठीक है, इस हैवी मेटल के सामने हमने एनर्जी को भेजा और उस एनर्जी को उससे कोलाइड कराया और कंप्रेस कराया, वो जो भी तरीके से कराया हो, कंप्रेस कराया। और कंप्रेस कराया तो कंप्रेस कराने के बाद हम लोगों ने देखा कि हमको इलेक्ट्रॉन मिला, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिला। किसमें, प्लेटिनम में, क्योंकि एनर्जी किस पर डाली थी हम लोगों ने, प्लेटिनम पर डाली थी। ठीक है, अच्छा, पहले चार्ज आया या इलेक्ट्रॉन आया, तो आंसर है पहले मटेरियल बनता है, क्योंकि चार्ज किसके पास होता है, तो आंसर है चार्ज मटेरियल के पास होता है। तो पहले मटेरियल बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बनेगा, और इलेक्ट्रॉन बनेगा तो फिर उसके साथ क्या बन जाएगा, चार्ज भी बन जाएगा। राइट, तो ये आपको समझ में आ गया।
तो हैवी मटेरियल से एनर्जी को कंप्रेस कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन। और ये निश्चित रूप से अगर एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया इस विस्प में, तो इस विस्प में नेट चार्ज कितना, +1 माइनस ई हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। तो इसको कौन बैलेंस करेगा, तो हाँ यस, साथ में कौन बन के आएगा, एक पॉजिट्रॉन भी बन के आएगा, राइट। ओके, तो आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया। जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी सारी हमने स्टडी कर ली। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से भी हम लोगों ने स्टडी किया। चार्जिंग अ बॉडी भी हमने स्टडी की, कौन कौन से मेथड होते हैं, रबिंग, कंडक्शन, इंडक्शन। तो ये टोटली आपका कंप्लीट हो चुका है इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में कूलॉम्स लॉ स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।